प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसीएस इंडस्ट्री जो आईडीसी भी है और प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई, जिसमें अन्य सभी सदस्य या उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारा आज का मुख्य जो एजेंडा था वो होम बायर्स और किसानों को रिलीफ पहुंचाने से संबंधित था। इसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाया जा सके, कितनी योजनाएं लाई जा सकें, नई योजना क्या लाई जा सके, इस पे फोकस था। और साथ ही साथ अगर कोई एलआरटीज हैं बीएचएस के या किसानों की और समस्याएं हैं वो हमारा फोकस रहा। एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ 64.7% को लेकर है। उसमें तीन तरह से हमने तीन चीज़ें आज कराई हैं। एक ये कराई है कि उनके किसानों के का जो प्रतिकर है, बोल रहे यार कोई बात नहीं, तो किसानों का प्रतिकर है उससे संबंधित तीन मुद्दे आज थे। एक अभी हम जो किसानों का जो प्रतिकर देते हैं वो जो फार्म 11 में जितने लोगों के नाम हैं उनके नाम संयुक्त रूप से देते हैं। अगर काश्तकार की मृत्यु हो गई है जिसने मूल का मुआवजा उठाया है तो उसके वारिसों को वारिसान प्रमाण पत्र जब हमारे सामने आता है तो उसको अखबार में निकाल करके और सबसे अनापत्ति लेकर के हम संयुक्त रूप से उनको देते हैं। इसमें कठिनाई ये आ रही है कि कई बार किसानों के जो उत्तराधिकारियों की संख्या है वो 5 से ज़्यादा हो जा रही है, 10-10, 12-12 लोग जो है उत्तराधिकारी हो जा रहे हैं, या लोग बाहर रह रहे हैं जिनका आकर के एक संयुक्त खाता खुलवाना संभव नहीं है। इसके अलावा माइनर भी आ जाते हैं, उनके साथ संयुक्त खाता खुलवाने में दिक्कत होती है और किसान बहुत परेशान है। इसके अलावा आपस में झगड़े भी होते हैं कि हम अलग लेंगे तुम्हारे साथ नहीं लेंगे, लोगों को डर रहता है कि हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने ये रास्ता निकाला है कि अगर मूल काश्तकार की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पे हम जब भुगतान करेंगे तो उसमें तहसीलदार से हिस्सा प्रमाण पत्र ले लेंगे। तहसीलदार के हिस्सा प्रमाण पत्र के साथ तहसीलदार एक एफिडेविट भी ले लेगा, शपथ पत्र भी कि सभी लोग सहमत हैं उस हिस्से से, और उसके आधार पे हम अलग अलग खाते में जो भी उनके खाते होंगे उनका भुगतान कर देंगे, इंडिविजुअली कर देंगे। तो सिंगल भी और जो ज्वाइंट लेना चाहेंगे उनके लिए ज्वाइंट है ही है, और जो इंडिविजुअल लेना चाहेंगे उनको इंडिविजुअल मिल जाएगा। और ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स की मांग है, ये सारे लोग इससे प्रभावित हैं कि संयुक्त रूप से पैसा ना दिया जाए, अलग अलग दिया जाए। ये व्यवस्था अभी कहीं नहीं थी, किसी भी अथॉरिटी में नहीं थी और कहीं भी नहीं थी। फार्म 11 ही बेसिस था। विधिक रूप से फार्म 11 में जो नाम है या उसके उत्तराधिकारी उनको संयुक्त रूप से मिलता था। इस व्यवस्था में पहली बार ये किया गया कि इंडिविजुअल को भी हिस्से के आधार पर सीधे भुगतान किया सकेगा। दूसरा 64.7% जेपी एसोसिएट जो कि एसडीजेड है, यहाँ स्पेशल डेवलपमेंट जोन में 1000 हेक्टेयर जमीन जो आवंटित है, जिसको कि स्पोर्ट सिटी के नाम से हम जानते हैं या फार्मूला 1 के नाम से जानते हैं, उसमें 64.7% किसानों का कैसे बटे और साथ ही साथ जो होम बायर्स की समस्या का कैसे समाधान हो और अथॉरिटी को कैसे उसके ड्यूज मिलें, इसके लिए आज एक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष लाया गया। ये प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जेपी स्पोर्ट सिटी का प्लाट 2019 में कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिलेशन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो है अपना प्लान बताइए कि होम बायर्स की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे, किसानों की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे, अथॉरिटी की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने एक अपना प्लान दिया। उस प्लान पे हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि 12 दिसंबर को प्राधिकरण अपना अभिमत बताए। उसमें हमने चर्चा की। जो जेपी ने कहा कि हम कुछ ज़मीन आपको वापस देना चाहते हैं आपके आज की दरों पर, और साथ ही साथ एफआईआर के आधार पर आपको वापस देना चाहते हैं, उसको लेकर के आप पैसा रिकवर करिए। जेपी की गणना में और हमारी गणना में काफ़ी अंतर है, क्योंकि जेपी ने अपनी गणना में से सारी ब्याज हटा दिया है, जबकि वो ब्याज सम्मिलित है और ब्याज में इस तरह से कोई चीज़ नहीं छूट नहीं दी जा सकती है। इसके लिए बोर्ड ने यह निर्णय किया कि जो एरिया जेपी हमको सरेंडर करना चाहता था उस एरिया का वो पार्शियल रेस्टोरेशन कराए, आंशिक रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन कराए और उसका रेस्टोरेशन फीस जमा करे। रेस्टोरेशन फीस जमा करके 90 दिन के अंदर अपफ्रंट
इस प्लाट को बेच करके, इसमें कुछ हिस्सा कमर्शियल है, कुछ हिस्सा ग्रुप हाउसिंग का है और ये फार्मूला 1 से लगा हुआ है और एक्सप्रेस वे के सामने की जमीन है, इसको बेच करके किसानों का 64.7% अपफ्रंट दे दे, सबसे पहले उनका भुगतान कर दे। जो होम बायर्स को हमने उनका कैंसिल ही नहीं किया है, इसलिए उसमें रेस्टोरेशन का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जेपी ने उनका भी प्लान दिया है। वो माननीय उच्च न्यायालय देखेगा कि जेपी का प्लान वो 18 महीने में उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो जमीन बेच करके उनका भी निर्माण करेगा। तीसरी बात प्राधिकरण के ड्यूज की है। उसमें प्राधिकरण ने दिसंबर 2023 तक जेपी के इस स्पोर्ट्स सिटी का रीशेड्यूलमेंट कर रखा है। तो जो बाकी रेस्टोरेशन का पैसा है, जो बाकी ब्याज का पैसा है, जो लीज रेंट का पैसा है, जो 64.7% के ब्याज का पैसा है, वो सभी ये दिसंबर 23 तक जमा कर सकते हैं। क्लेम कितना है, राशि कितना आप क्लेम कर रहे हैं? वो हमारे हिसाब से 27 करोड़ है, उनके हिसाब से 1000 करोड़ से कम है। तो ये पूरा पैसा दिसंबर 23 तक जमा कर सकते हैं। इस पैसे को हम फ्री भी करने को तैयार है बोर्ड, कि जो आज बकाया 30 नवंबर 2022 को वो दिसंबर 23 तक दे दें। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ दी जा रही है। ये डाटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस पार्क में कुछ संशोधन किया गया है पॉलिसी में, तो वो क्या है मोटी? देखिए, डाटा सेंटर पार्क में अभी 7 नवंबर को कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी लाई है, जिसमें कि पर एकड़ मेगावाट चेंज किया गया है। इसके अलावा कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, कितने तक का निवेश जो है वो क्या उस पर इंसेंटिव अनुमन्य होंगे, कितना FAR और कितना ग्राउंड कवरेज, ये पहले भी था, उसमें शायद कोई परिवर्तन नहीं किया गया होने का। ग्राउंड कवरेज FAR में परिवर्तन किया गया है, केवल मेगावाट पे परिवर्तन किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यूनिट्स का क्लासिफिकेशन और सब डिवीजन भी अलाउ किया गया है। SPV भी बनाने की अनुमति दी गई है। तो पॉलिसी हमने आज अडॉप्ट कर ली और हम डाटा पार्क की योजना इस महीने लाने जा रहे हैं। अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर डाटा पार्क की योजना लाएंगे, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हम जो हमारा लक्ष्य है 60,000 करोड़ का, वो जुटा सके। BHS2 के जो एक मेडिकल डिवाइस पार्क की बात ठीक है रह गई। मेडिकल डिवाइस पार्क की पहले हमने योजना लाए थे और 37 प्लाट हमने आवंटित किए थे। अब 99 प्लाट की योजना हम लाने जा रहे हैं, जो 2-1 दिन में योजना आ जाएगी। इसमें एक नया टारगेट सेगमेंट जुड़ा है, जिसको इन विट्रो डायग्नोस्टिक कहते हैं। जैसे जो टेस्ट होते हैं, जैसे RT-PCR का टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस है, हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस है, इम्यूनो एसेज हैं, ये सारी चीज़ें, यूरिन एनालिसिस है, इन सारी चीज़ों के जो एलिजा टेस्ट है, या सारे जो टेस्ट किट्स होते हैं जो भी बाहर से आते हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ हो सके, उसके लिए 20 प्लाट हमने आरक्षित कर दिया है और उसको एक अलग कैटेगरी हमने जोड़ दी है। इसके अलावा बाकी में भी जो कैंसर और इमेजिंग के जो सेक्टर हैं, इम्प्लांट के सेक्टर हैं, उनके अलग अलग नंबर भी निर्धारित कर दिए हैं, जिससे कि इसके मेडिकल डिवाइस पार्क में सभी तरह की इंडस्ट्री आवे, केवल एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री और उसी के केवल जो है उद्यमी ना आके रह जाए। BHS2 में सर कुछ 20 अलॉटेड का क्या प्रॉब्लम था, जिसको सॉल्व किया गया है आज की बोर्ड मीटिंग में? देखिए, BHS2 में हमारी स्कीम आई थी, उस समय बहुत से लोगों के डबल अलॉटमेंट हुए थे। उन्होंने भवन भी ले लिया था और प्लाट भी ले लिया था। कुछ लोगों ने 2 भवन ले लिए थे, कुछ लोगों ने 1 भवन और 1 प्लाट ले लिया था। तो पहले प्राधिकरण ने यह तय किया था कि उनके सारे जिनके दूसरा अलॉटमेंट है उसका पूरा पैसा जब्त कर लिया जाए, चाहे पंजीयन धनराशि हो, चाहे उन्होंने किस्तें दी हों, सभी जब्त हो गया था। इसके बाद बोर्ड में गया था कि कुछ लोगों ने इसलिए दूसरा जो है एप्लीकेशन दिया था क्योंकि उनके पहले एप्लीकेशन का अलॉटमेंट नहीं हुआ था और पैरेलल दूसरी स्कीम प्राधिकरण ने निकाल दी थी। तो ऐसे लोगों को पिछले बोर्ड में रिलीफ दी गई थी और उनका जो है पैसा जमा धनराशि वापस कर दी गई थी। इसके बाद भी ऐसे अलाटी बचे हुए थे जिन्होंने पंजीकरण धनराशि के अलावा भी काफ़ी किस्तें बहुत बड़ी मात्रा में दे रखी हैं और ये 54 मीटर और 99 मीटर के अलाटी हैं। तो इनको रिलीफ देने के लिए बहुत ही जो है जेन्युइन क्लास है और लोगों के गाढ़ी कमाई का पैसा है। हालांकि गलती उन्होंने की है, लेकिन फिर भी एक उदारता बरतते हुए और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने तय किया है कि उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा और जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है उनका जो एक प्लाट या एक भवन जो बचा हुआ है उसमें उसको समायोजित कर दिया जाएगा। अगर समायोजन के बाद भी कोई पैसा लौटाना तो पैसा लौटा दिया जाएगा।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के लिए लैंड मांगा गया था, तो उस संबंध में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, ईडीजी साइबर क्राइम ने अनुरोध किया था, उनके अधिकारी लगातार आ रहे थे कि साइबर क्राइम नोएडा गढ़ हो गया है साइबर क्राइम का, यहाँ रोज इस तरह के होते हैं, लेकिन साइबर क्राइम का डेडिकेटेड थाना नहीं है। तो वो सबसे मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग साइबर क्राइम के लिए थाना देंगे। और सेक्टर 20 में हमने साइबर क्राइम के लिए थाना निःशुल्क 35 वर्ग मीटर जमीन दे दी है, जिससे कि इस क्षेत्र की जो जरूरत है उसके लिए डेडिकेटेड पुलिस थाना होना चाहिए। मैनेजर से भी कुछ एक संजय किशोर हैं लौटी थे, जिनके साथ कुछ गलत लेटर इशू हो गया था, तो उस संबंध में क्या किया गया है? देखिए, बीएचएस के लाठी है, ये एक प्रकरण हम लोगों के सामने आया जिसमें उन्होंने 99 मीटर का उनको जो है बना हुआ निर्मित भवन मिला था। उनको जो अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ उसका पहला पेज तो 99 स्क्वायर मीटर के सापेक्ष था, अलॉटमेंट मनी उसमें लिखी हुई थी, और जो दूसरा पेज था जो किस्तें लिखी हुई थी वो 54 स्क्वायर मीटर की लिखी हुई थी। तो इलाटी इस बात पे कंटेस्ट कर रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था, वो किस्तें समय से जमा कर रहे थे, कि ये जो पेमेंट प्लान है वो गलत है, गलत कैटेगरी का उनको जारी हो गया है। तो इसकी फाइल देखी गई। जो पीरियड जब एलआरटी को जिस दिन मालूम हुआ उसके पहले जो डिफरेंस है पैसे का, वो मूल रूप से ही पैसा एलआरटी को देना चाहिए, उससे ब्याज हमको नहीं लेना चाहिए, कोई किस्त पे कोई ब्याज या पेनाल्टी नहीं लेनी चाहिए। और वो पेनाल्टी और ब्याज जिसकी गलती से हुआ, वो जो जिसने जारी किया लेटर, वो यहाँ पर उस समय मैनेजर थे वसीकरण, उनके हस्ताक्षर से जारी है, तो इसलिए उन पे दंड आरोपित किया गया कि उनके वेतन से इसकी कटौती की जाए। और जो बाद में एलआरटी के जानकारी के बाद जो किस्तें जमा करनी है वो एलआरटी को जमा करनी पड़ेगी। अगर वो डिले कर रहे हैं तो ओटीएस का लाभ 15 दिसंबर तक ले सकते हैं, और उसके उपरांत जो भी देता है उनको देनी होगी। राजस्व प्राप्ति में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, कि कितना प्रतिशत ये बढ़ा है? 1 से 18% है, 1 से 18% वृद्धि हुई है। अभी इसमें जो नई योजनाएं आई हैं उसमें किसी भी योजना का पैसा सम्मिलित नहीं है। वो जब योजनाओं का जब एचओ आ जाएगा तो उनको सम्मिलित करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी पेट्रोल पंप की योजना चल रही है, मिक्स लैंड यूज की योजना चल रही है, होटल की योजना चल रही है, अब मेडिकल डिवाइस पार्क, डाटा पार्क, कमर्शियल फुटप्रिंट्स, कमर्शियल दुकानें, इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग, ये 5-6 स्कीमें हम दिसंबर में भी अगले 15 दिनों के अंदर लेके आएंगे। तो इनसे मिला करके और जो योजनाएं ला रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आय होगी। इसके अलावा हम अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा लैंड बैंक को खरीदने के लिए हमने ऑलरेडी सरकार से भी अनुरोध किया है, एक अपनी मांग रखी है कि सरकार हमको मदद करे लैंड बैंक क्रिएट करने में, और साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के लिए भी स्कीम लेके आ रहे हैं। ये स्कीम हम लाए थे और उसमें शहरी विकास मंत्रालय का शासनादेश था, जिसमें 9 इम्पैनल एजेंसीज थी, उनके मध्य लाए थे, लेकिन उसमें 3 बार समय बढ़ाने के बाद भी निविदा नहीं आई। और जो शहरी विकास मंत्रालय का 2016 का जो शासनादेश था वो 2019 में ख़त्म भी हो चुका था। तो इस बार हम लोगों ने जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने किया है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक अफेयर्स ने जियो किया है, जिसमें 12 इम्पैनल एजेंसीज की हैं। तो उन 12 और 9 को मिला के 21 होते हैं, एक दोनों में कॉमन है। तो 20 एजेंसीज को हमने उनके मध्य में जो है वो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के लिए हमारे पी डॉक्यूमेंट निकालेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बांड हमारे लिए लाए। सर, लास्टली वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो थी वो कितनी सफल रही है आपकी? देखिए, पहली ओटीएस योजना काफ़ी सफल थी, उसके बाद भी लोग ये मांग कर रहे थे कि वो दोबारा ओटीएस योजना लाई जाए। वो ओटीएस योजना हम लाए थे और उसकी समय 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन उस दौरान केवल 100 एप्लीकेशन आ पाए थे, क्योंकि केवाईसी हमारा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा था, काफ़ी एलआरटी परेशान थे। तो हमने उसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। उसके बढ़ाने के फलस्वरूप 8 से 34 एप्लीकेशन आ गए हैं, 140 करोड़ रुपए की आय होगी, और 5 से 68 लोगों का ऑलरेडी जो है वो लेटर ओटीएस के बाद का जारी हो गया, उनकी किस्तें भी जमा हो रही हैं। धन्यवाद। सीमा होती है, वो ये पहले भी हमने टाइम दिया था, उसको फर्दर एक्सटेंड किया था। पहले लास्ट टाइम अभी भी हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया सर, वो फिर एज पर वो कैंसिलेशन वगैरह जो हैं एज पर रूल वो करना पड़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है जी, थैंक यू। इनके लिए जो इसमें आएंगे देखो ये अलग अलग है, जैसे अब इसमें रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्री भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है,
तो ये अभी क्योंकि उसके बाद वाली भी कुछ चेक लिस्ट होंगी तो उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये है कि 2 महीने का समय जो है वो प्रीपोन्ड कर दें। इसमें जो प्रोडक्शन में हुए हैं सारे समाएंगे। नहीं, चेक लिस्ट जारी हो गई होगी तभी लीज डीड होगी ना। जिनको तो ये केवल चेक लिस्ट जारी होने वालों के लिए, सभी चेक लिस्ट जारी होने वालों को औरंगपुर, नवरंगपुर, बेलाकला, गुनपुरा, खेड़ी भाव सलाहपुर भी होगा, खेड़ी भाव इनको कितनी लैंड का अच्छा दोनों सर कितनी लैंड का रिस्टोरेशन कराना है इनको जरूरत कितने एकड़ है मतलब प्लाट पूरा कैंसिल है, केवल रेस्टोरेशन हम जितना ये हमको देना चाहते हैं उतने का रेस्टोरेशन फीस देकर उतना रिस्टोर करा के उसको बेच करके पैसा किसानों का दे दें और बाकी दिसंबर 23 तक दें। तो कैसे सर वो 1000 हेक्टेयर पूरा ही है कैंसिल पूरा है, जैसे जैसे रेस्टोरेशन फीस देते जाएंगे वैसे रेस्टोर होता जाएगा। शुरू में खाली जितना वो बेच के हमको देना चाहते हैं किसानों को देते टुकड़े के हिसाब से स्टोर करते हैं। उसके बाद जो अथॉरिटी को 1 रुपया, इससे ज्यादा पॉजिटिव कोई अप्रोच नहीं हो सकता। बियॉन्ड मतलब वो है ये तो सर इनका होगा किसान वाला ये पे एसोसिएट का होगा। और नहीं उसी में जो है जो बायर्स है बायर्स का क्या बायर्स का इन्होंने प्लान दिया है कि 18 से 24 महीने में ये इसमें से बेच करके जो है वो पूरा करेंगे, उनका बायर्स का सारा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। काफी जमीन इनके पास अभी अनसोल्ड है, इस परियोजना में काफी जमीन अभी बिकी नहीं है इनके पास है। तो ये धीरे धीरे हमको रिस्टोरेशन देते जाएं और रिस्टोर करा करके अपना बेच करके बायर्स का पूरा तो सर मतलब इसके बाद में पार्सली क्या रेस्टोरेशन पहले फार्मर्स पास मिलता, फिर बायर्स पास मिलता, फिर प्राधिकरण, लास्ट में प्राधिकरण प्राप्त। सर तो सर आपने सर सर ये बायर्स से ग्रुप हाउस किस स्टेज पे है स्ट्रक्चर वगैरह बनाया कुछ बनाए स्ट्रक्चर कुछ बनाए हैं। तो सर आप तो सर अभी बताया कि जो बायर्स का पार्ट था सर उसको छोड़ के आपने कैंसिल किया था इसे, तो वो उसको कैंसिल नहीं है, लेकिन बनाने के लिए अगर ये लेना चाहते हैं, अगर उसको भी रिस्टोर कराना चाहते मतलब वो कैंसिल ही नहीं तो रिस्टोरेशन का उसमें सवाल ही नहीं है। तो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि हम पूरा करना चाहते हैं, तो कहाँ पूरा करेंगे? कोई बेचेंगे तो पूरा करेंगे, बताएं 12 तारीख को। अगर ये नहीं बताएंगे तो हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें भी रिस्टोर करने की जरूरत नहीं वो कैंसिल ही नहीं। तो इस पर मतलब आखिरी में अंतिम और जो कोर्ट से 12 तारीख को कोर्ट में हम अपना प्लान, इनके प्लान करना हम देंगे। अब ये करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये कोर्ट में इससे अच्छा तो अवसर मिलेगा नहीं। ब्याज वगैरह ये सर हमारा कोर्ट में सबमिशन होगा, ये कोर्ट में हमारा सबमिशन होगा आज आज तो लेंगे ही, दिसंबर 23 से ले लेंगे और चाहेंगे 1 साल तो और भी दे देंगे। हम किसान और जेपी इंफ्राटेक में जब एनसीएलटी में जेपी इंफ्राटेक का केस गया था तो जेपी इंफ्राटेक ने वहाँ कहा था कि ये लिक्विडेशन के लिए उन्होंने लागू कर दिया था, IRP कर दिया था और कहा था कि इसको होम बायर्स जो है वो जो मतलब शेयर होल्डर्स हैं वोटिंग करके जो है चुनाव करें, क्योंकि जेपी को सुप्रीम कोर्ट में जेपी गया कि हमको बने रहने दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जेपी इंफ्राटेक अब नहीं रहेगी, वो आउट है और वो किसी भी तरीके से भी बिड में भाग नहीं ले सकती, ना वो अब हिस्सा लेगी। तो वहाँ जो नई कंपनी आई सुरक्षा, उसको होम बायर्स ने अप्रूव कर दिया। तो एनसीएलटी में जब होम बायर्स ने सुरक्षा को अप्रूव कर दिया तो उसके खिलाफ ये एनसीएलटी भी चले गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। जेपी इंफ्रा IRP भी चला गया और जेपी एसोसिएट भी चला गया और काफ़ी दिन से वहाँ पर चल रहा था। अब उसकी सुनवाई पूरी हो गई, जो है वो 17 नंबर या 18 नंबर पूरी हो गई और उनका भी है कि 12 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि सारे पार्टी, चाहे जेपी एसोसिएट हो, चाहे जेपी इंफ्रा हो, चाहे सुरक्षा हो और चाहे यमुना अथॉरिटी, ये सभी अपना अपना इस पर फाइनल सबमिशन देंगे जिससे कि उसका जजमेंट आ सके। मतलब वो भी जजमेंट स्टेज पे 12 दिसंबर तक जमा हमको करना है। सर एपिलेट में एनसीएलटी में तो उन्होंने सुरक्षा के प्लान पे हमने ऑब्जेक्ट किया, उनको बुला के हमने बात किया तो वो हमको ऑपरेशनल क्रेडिटर मानते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो फार्मर्स कंपनसेशन है उस पर और फार्मर कंपनसेशन पे, चूंकि वो लैंड प्रीमियम का हिस्सा है
और शकुंतला के केस में डिसाइड हो चुका है, इसलिए किसानों को 64.7% देना ही पड़ेगा। वो इसके लिए रेजोल्यूशन प्लान अब उनका क्या फाइनल आता है, उनका सबमिशन क्या आता है। अभी जो एग्जिस्टिंग था उसमें से नहीं दे रहे थे, जिसके खिलाफ हम लोग एफिडेविट दे रहे हैं, काउंटर दाखिल कर रहे हैं। लेकिन वैसे अनऑफिशियली उनका एक आना है कि हम प्रोविजन कर देंगे, लेकिन लिख के जब आ जाए हमारे पास तब बताऊं। जैसे इनका लिख के आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब आपको सर ऑब्जेक्शन है 64.7 देना ही पड़ेगा। और दूसरा हमारा सबसे सीरियस ऑब्जेक्शन ये है, 3-4 ऑब्जेक्शन हमारे। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि इस एक्सप्रेस वे के लिए जो फैसिलिटीज थी, जो और सुविधाएं थी, जितने कंस्ट्रक्शन करने थे, इसको आगे चल करके जब एक नंबर ऑफ व्हीकल्स जहाँ तक हो जाएगी उसके बाद इसको 8 लेन भी करना है, तो वो सारी चीज़ें ये पूरी करें। और सारी फैसिलिटीज जो वाहन लोग चला रहे हैं, जो जनता जा रही है, उसको अभी लिमिटेड फैसिलिटी मिल रही है। लिमिटेड 2 दुकान 4 दुकान मिल रही है, जबकि इनके कंसेशन एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। हमारा ये है कि उसको आप 100% पूरा करिए। आप ले रहे हैं तो आप पूरा करिए, जब ये पीने की सुरक्षा उसको पूरा करें। सारी फैसिलिटीज, सारा फ्यूचर का जो आपका प्रोजेक्शन था, जो आपको करना था, उसको आप पूरा करिए और उसका सारा खर्चा आप वहन करिए। आपका है कि प्रोजेक्ट आपका है। एक हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये कह रहे हैं कि हम अथॉरिटी के लिए किसी काम के लिए नहीं जाएंगे, हमको NCLT ही अलाउ कर दे कि हम जो मांग रहे हैं सभी मिल गया। तो कंसेशन एग्रीमेंट में के संबंध में एक बायर्स गए थे सुप्रीम कोर्ट में, JP किंगस्टन का एक केस हुआ था अभी इसी दौरान 18 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि JP जो एक्सप्रेस वे है और जो अथॉरिटी है और जो लेफ्टी है, सभी एक परियोजना का हिस्सा है, एक कंपोजिट एक प्रोजेक्ट है और कंसेशन एग्रीमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो बाध्यकारी है। यानी इनको जो भी परमिशन लेनी है उसके लिए अथॉरिटी के पास आना पड़ेगा। अथॉरिटी अगर खुद सक्षम है तो खुद करेगी, अगर उसको कैबिनेट में ले जाना तो कैबिनेट में ले जाएगा। इनका एक मांग ये भी है कि हमारा जो है पीरियड बढ़ा दिया जाए, 10 से 15 साल बढ़ा दिया जाए। तो वो 10 से 15 साल बढ़ाने से कितनी रिकवरी होगी, बायर्स के फ्लैट कैसे पूरा कर पाएंगे। वो जितने से बायर्स के फ्लैट पूरा हो जाए उस पीरियड को ये हमसे मांगे उस डाटा सीट के साथ, तो अथॉरिटी का बोर्ड उसको कंसीडर करने के लिए तैयार है, कंसीडर करेगा और कैबिनेट में ले जाएगा। लेकिन वेग 10 से 15 साल नहीं बताना, कैलकुलेट करके इतने मकान हैं, इसमें इतना खर्चा लगेगा, अभी टोल से इतना आ रहा है, 10 साल से 15 साल बढ़ जाएगा तो टोल से इतनी आमदनी और होगी और उस आमदनी से हम सारे होम बायर्स के प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। तो उसमें हम कंसीडर बोर्ड में करके अपने स्तर पे भी और शासन स्तर पे ले जाने, जिससे होम बायर्स की समस्या खराब होगी। पीरियड बढ़ाया जाएगा सर, वो फ्लैट बायर्स के लिए बढ़ाया फ्लैट बायर्स के लिए अभी तक के 40 साल लगा सर, अभी तक 36 साल का है। हाँ 36 साल का है, लेकिन वो डिटेल नहीं दे रहे हैं, अगर प्लान में दे रहे हैं ना कहीं दे रहे हैं कि कितना पैसा इससे आएगा, उससे बायर्स का कितना पूरा होगा। तो हमारे पास उस प्लान के साथ आएंगे तो हम करेंगे। तो सर आप इनको आप इस बोर्ड में डिसीजन करके बोलेंगे या नहीं, हमने एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं, एफिडेविट हमने बोर्ड को सील करा दिया। अपने एफिडेविट में हमने लिख दिया है कि जो कंसेशन एग्रीमेंट के अंदर बाध्यता आप बोर्ड को अप्रोच करिए, बोर्ड उसको कंसीडर करेगा। अच्छा सर, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले चुका है, तो अब उसमें कोई बदलाव नहीं है CST का। सर जो JP इंफ्राटेक वाला इशू है, इसमें जो 64% का मुआवजा है अतिरिक्त वाला, उसमें कुछ मोटा मोटा कैलकुलेशन होगी कितना पैसा इनको देना पड़ेगा, जैसे आपने अभी उसका बताया JP एसोसिएट का। 700 करोड़ बोला नहीं, वो आपने एसोसिएट का बोला 1085 हेक्टेयर वाला, ये JP इंफ्राटेक मतलब मेरे प्रस्ताव में कहीं पैसा नहीं अभी जोड़ा गया है, क्योंकि अभी तो मना ही कर रहे हैं, तो वो अभी उसका कैलकुलेशन सी। तो सर इसमें सर वैसे हमने 6111 करोड़ का क्लेम दाखिल किया। कितना 6111 नहीं 2000 कंपनसेशन, लगभग 2000 करोड़ एक्स्ट्रा कंपनसेशन है, 2000 करोड़ और हमारा क्लेम लगभग 6000 करोड़ का। ये सर नोएडा वाले किसानों के लिए, इंफ्राटेक नहीं नोएडा किसान नहीं, ये रोड के लिए, FD के लिए, रोड के लिए और टप्पल आगरा सभी को मिलेगा सर, आगे किसानों को तो एक्स्ट्रा कंपनसेशन 2000 करोड़। हाँ 2000 करोड़ JP इंफ्राटेक का। बुकलेट सर की भेज दो।
मेरी किताब बोर्ड भेजी की थी। क्योंकि इस अमाउंट से पूरा आगे भी फर्क पड़ेगा ना उनके बजट के हिसाब से वो। नहीं, मैं आपको डिटेल बता हाँ, दूं। थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए, कुल मिला के प्राधिकरण का ये मत है कि प्राधिकरण का डेवलपमेंट तो हो, लेकिन वो होम बायर्स और किसानों की समस्याओं को साथ पे रखे ना। हमारा ये मत है कि किसान मूल स्टेक होल्डर्स हैं और उसके बाद होम बायर्स मूल हैं। IBC कोड भी यही कहता है, वो बायर्स को देता है, पावर देता है, उनको ही मानता है फाइनेंशियल क्रिएशन। तो प्राधिकरण को उसी दृष्टि से बढ़ना चाहिए समस्या समाधान करने के लिए। हमारी देयता में विलम्ब हो जाए, देर में मिले, कोई फर्क नहीं, बट किसानों की और होम बायर्स की समस्या सॉल्व हो जाए। ये पूरा फोकस आज की बोर्ड में है। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमारा कुछ 6,111 करोड़ का टोटल क्लेम था। 6,000 करोड़ का जेपी इंफ्राटेक नहीं। जेपी इंफ्राटेक पे ये हमने 23/8/17 को अपना क्लेम फाइल किया था, 23 अगस्त 2017 को। इसमें 16 से 89 करोड़ रुपया फार्मर्स का एडिशनल कंपनसेशन है। बाकी आपका जो ब्याज वाला होगा वो बाकी हमारा पेंडिंग जो इनके काम है उसका है, जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज इनको देने से नहीं दी इन्होंने हमको। हमारा तो सब नुकसान ही नुकसान है, लेकिन इसी तरह से बाकी जो ऑपरेशन क्रेडिटर वाले उसमें आ गया ना, बाकी तो सारा। तो इसमें LFD और एक्सप्रेस दोनों शामिल है सर। इसमें एक्सप्रेस भी LFD दोनों की। नंबर ऑफ किसान नहीं, मैं और डिटेल बता देता हूँ। कहाँ गए? मैं आप लोगों को और डिटेल देता हूँ। हर उसमें सर ने कोई बीच बीच में की सर बहुत ओवरबर्डन है और जाना है सारे डेलीगेशन को। 18 डेलीगेशन जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था में, वीजा में, अरेंजमेंट में, उसमें सब बहुत बिजी। इसमें नहीं रखा जो एक्स्ट्रा वाले कैटेगरी उसमें क्या है प्रस्ताव में बता दूंगा उसमें। ठीक है, HA1BC आप सामान्य भाषा में समझिए। एलिजा जो टेस्ट होता है, ठीक है, IG जो टेस्ट होते हैं, ये सब रेडियो एसे टेस्ट बोलते हैं, और ये जो है बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं। ठीक, प्रस्ताव समझिए। तो वो एक सेगमेंट के लिए काफी लोगों को डिमांड थी, तो उस सेगमेंट को हमने खोल दिया और उस सेगमेंट के लिए हमने 20 प्लाट आरक्षित कर दिए डेडिकेटेड, क्योंकि डायग्नोस्टिक किट का बहुत महत्व मालूम हुआ जब RT-PCR चर्चा में आया। इसके पहले डायग्नोस्टिक किट का महत्व नहीं था। हमने डिस्पोजेबल नहीं खोला। हम मास्क, ग्लव्स के लिए बहुत डिमांड है, और डिस्पोजेबल सिरिंज जो नीडल बनाने के लिए, उस सेगमेंट को हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने ही चारों राज्यों को एक दूसरे से कम्पीट ना करें, इसलिए सेगमेंट वहीं से तय करके दिए थे। अब उन्होंने कहा कि इन विट्रो डायग्नोस्टिक बढ़ा दिया जाए, तो हम इन विट्रो डायग्नोस्टिक भारत सरकार के फार्मा मिनिस्ट्री के लेटर के आधार पर हम बढ़ाते हैं। सर इसको कहें तो मेडिकल डायग्नोस्टिक किट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अवेलेबल हो जाएंगी। बस वही मैंने बताया ना, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमेटोलॉजी माने खून का एनालिसिस, इम्यूनोएसे, कार्बोलेशन एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूज DNA RNA का एक्सट्रैक्शन, कहीं आजकल बहुत स्टडी हो रही है। जो ये आपके कैंसर में जो जितने आपके टेस्ट होते हैं, वो सारा कोबाल्ट टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट वगैरह हैं, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर जो हैं, ऑटोमेटेड PCR, ये सारी जो बायोकेमिस्ट्री के एनालाइजर्स हैं या इम्यूनोएसे हैं, वो पूरा हमने अलाउ किया, पूरा सेगमेंट। ये अच्छा सेगमेंट है और अपकमिंग सेगमेंट है। ये नया फील्ड पूरे देश में खुल रहा है, क्योंकि अभी तक सब बाहर से किट आती है और सब बाहर से इंडिया में नहीं बनती है। इसलिए इस नए सेगमेंट को खोलने से इसमें भी आत्मनिर्भरता आएगी। और कैंसर और रेडियोलॉजी के लिए हमने 60 प्लाट रिजर्व कर दिए हैं। इसलिए रिजर्व कर दिए हैं कि नहीं तो पता चला कि सारे इन विट्रो हो जाएंगे या और कैटेगरी हो जाएगा। इसलिए कैटेगरी में भी हमने
अलग अलग प्लाट कर दिए हैं जिससे कि जेन्युइन इंडस्ट्री आ जाए, और इम्प्लांट में भी 20 हमने कर दिए हैं। ये हमारा पूरा जो है ये फेज 1 की जो स्कीम निकली थी 137 की 136 की, उसमें 37 अलाट हो गया था और 99 में बचे हुए थे, वो है। इसके अलावा और जमीन जो हमारे पास है वो हम डिमांड के अनुसार उसको देंगे। फिलहाल इस स्कीम को खोल रहे हैं, कल या परसों आ रहे हैं। डायग्नोस्टिक वाले में कितने प्लॉट रिजर्व किए हैं? डायग्नोस्टिक वाले में 20 वो है आपके उसमें। मतलब ये जो आपने प्लॉट आरक्षित किए इनके लिए कन्या परसों से स्कीम है। हाँ, सबके पीछे भी चाहिए कि 10 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो हमारे पास जो है वो तो मेडिकल डिवाइस से लगा हुआ वही तो है, मेडिकल डिवाइस ही तो है। 200 एकड़ जो बचा है सेकंड फेज है उसका वो भी अलग है। एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा गया, बड़ी उसमें नंबर ऑफ प्लॉट लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, जितना जैसे रिक्वायरमेंट है उसमें मेगा इन्वेस्टमेंट किया है। सर वो 10 प्लॉट लेंगे उसमें 10 लाख अभी 3 प्लाट तो सर डेटा चुनाव जैसे सर ऐसा असर तो पड़ेगा मुझे नहीं पड़ेगा सर? नहीं, ये आपके एरिया में थोड़ा सा नहीं, एरिया में क्या मतलब हमारे यहाँ चुनाव थोड़े हैं, मतलब अलग से टाउन एरिया है। डनकौर के किसी काम पे फर्क पड़ सकता है, रघुपुरा के काम पे फर्क पड़ सकता है, हार्डली के काम उसकी वजह से मतलब स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कीम हम निकाल दे रहे हैं ना, बाद में लगती रहेगी आपने स्कीम सब 31 मार्च के पहले 31 जनवरी हो गए। ये लोग करा नहीं रहे हैं, सब टाइम चाह रहे हैं। तो सुधारनी है। इसकी वीडियो बहुत अच्छी है। इसमें हम फोटो के साथ और नंबर ऑफ प्लाट के साथ सब बोर्ड में ले लेंगे कितना हमने डेवलप कर दिया है। कंपोजिशन तो हमने स्वागत पार्क में 1 से 15 भूगोल विकसित कर दिए, वो वाला आप ले लीजिए, ट्राइपॉड वाला। उनके लिए प्लान जारी कर दिए। टूट रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 31 मार्च तक कंपोजिशन सब पे हमको टाइम दे दिया जाए, और जबकि हमने लीड चेकलिस्ट जारी कर दिया। मैं 7 सितंबर लोगों को कई तैयारी की है। हाँ, तो अब जब जारी कर दिया तो उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो धरती पर करा। इसी तरह से जो है मेडिकल डिवाइस पार्क में 31 जनवरी 2023 तक पूरा करके जो 37 लोग हैं को कब्जा देना है, वो हमारा चल रहा है। 37 लोगों को कब्जा दे देंगे 31 जनवरी को। इसके अलावा अप्रैल पार्क में भी हमने डेवलपमेंट कर दिया, लीज प्लान कर दिया, वो भी 31 मार्च का जो समय है इसका सब लोग फायदा उठा रहे हैं कि कोई कराना नहीं चाहता। अप्रैल में 62 विकसित भूखंड। वो हो क्या रहा है कि जब आप कहा था कि उनका जितना पैसा है वो जब्त कर लिया जाए, एक अलाउ कर दिया जाए मकान, और दूसरा मकान या प्लाट जो भी है उसका पैसा पूरा पूरा 100% जब्त कर लिया जाए। पहले बोर्ड में हम ही गए थे, 71वीं बोर्ड में या 72वीं में, जिसमें भी गए थे, 73 में गए होंगे, नहीं पिछले में 74वीं में हम गए थे कि लोगों ने अप्लाई जब किया तो उस समय BHS का ड्रा नहीं हुआ था और रेजिडेंशियल स्कीम नहीं आ गई, तो लोगों को पता नहीं था कि उनको अलॉटमेंट हो रहा कि नहीं, इसलिए लोगों ने अप्लाई किया तो उनको रिलीफ दिया था कि उनका पैसा ना जब्त किया जाए। अब करीब हमारे पास कितने केसेस हैं, किस नंबर पे है? अच्छा, डबल अलॉटमेंट मैं उसको बता रहा हूँ, ये आप नोट में भी शायद नहीं लिखे, इसमें भूल गए ना। ये तो फिर जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लाठी हैं जो BHS 2 में आए थे, या तो 29 मीटर के लाठी है, 54 मेनली मेरे ख्याल से 54 मीटर के लाठी है, क्यों 54 ही होगा, एक आध 99 भी होगा, जो भी होगा। ये लोगों का ये कहना है कि इनका पूरा पैसा जब्त हो गया, और तमाम इसमें बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली लोग हैं जिन्होंने पूरे की पूरी किस्तें भी जमा कर दी। किसी ने 40 लाख जमा कर दिया, किसी ने 29 लाख जमा कर दिया, किसी ने 46 लाख जमा कर दिया, किसी ने 16 लाख कर दिया, 17 लाख कर दिया, तो वो भी पैसा पूरा का पूरा डूब गया। तो ये लगातार आते हैं, और मुझे ये लगता है कि भले हमारा प्रोसेस कितना भी कठिन हो, लेकिन किसी का जो है अहित ना हो, गाढ़ी कमाई का सबको पैसा